हाँ भाई। तो हमारा चल रहा था राजस्थान की जो इकोनॉमी है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें कि हम बात कर रहे थे किसके, आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक फाइनेंस। पिछली दो क्लासों में हमने बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लिया है। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने पहली बार सुने होंगे, कुछ को आता होगा। उसी का ये पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में हम आगे की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कई टर्म्स ऐसी आएंगी जो आप फर्स्ट टाइम सुनोगे, तो जहां जहां समझ में नहीं आए वहां वहां आप डिस्कस कर लेना मेरे से। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले राजकोषीय प्रबंधन। राज का मतलब क्या है? सरकार। कोष का मतलब धन। और प्रबंधन का मतलब भाई वो कैसे आए और कहाँ कहाँ खर्च करे, इस चीज का मैनेजमेंट करना। तो शब्द का अर्थ तो समझ गए होंगे भाई। एक मौद्रिक नीति होती है, एक राजकोषीय नीति होती है। तो राजकोषीय नीति के द्वारा ही राजकोष का प्रबंधन क्या किया जाता है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अब केंद्र स्तर पर भारत सरकार करती है, राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों की सरकार करती है। ठीक है, अब देखो टर्म्स जो बनती हैं वो तो सेंट्रल लेवल पे ही बनेंगी। ठीक है, राज्य लेवल पे क्या क्या है हम वहां भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजकोषीय प्रबंधन में क्या किया जाता है। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाती है। इसका उद्देश्य पूछे ना आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपकी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें पहली ही टर्म दे रखी है कि भाई राजस्थान सरकार का जो राजकोषीय राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, वो 2023-24 का दो प्रकार से है। एक तो सरकार ने क्या माना, अनुमानित किया, क्या गेस किया, और एक है संशोधित अनुमान कि वास्तविकता में कितना हुआ, फिर उसको रिवाइज कर दिया जाता है। एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। क्लियर है? तो भाई देखो, अनुमानित तो है 30,072 करोड़ रुपए। कितना है? 30,072 करोड़ रुपए। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं कि हो सकता है ये जो डेटा है आपके याद ना रहे पूरी इकोनॉमी के, लेकिन टर्मिनोलॉजी को समझते जाना, कंसेप्ट को समझते जाना, और जिस दिन आपका एग्जाम हो उसे एक दो दिन पहले रिवाइज कर लेना। क्लियर है? इसका यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर रिवाइज एस्टीमेट कब कितने आए? 38,955 करोड़ रुपए की। यानी सरकार तो कितना मान रही थी कि राजस्व घाटा कितना होगा, कि लगभग 30,072 करोड़ का होगा, लेकिन हुआ कितना? 38,955 करोड़। ये वास्तविक है, वास्तविकता में। ठीक है, तो ये तीन टर्म मिलेगी आपको, एस्टिमेट, रिवाइज, एस्टिमेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भाई प्राथमिक घाटा। अब ये राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, लास्ट में समझाऊंगा। इसके बीच में बहुत सी चीजें आएंगी। ठीक है, अब प्राथमिक घाटा कितना है, प्राइमरी डेफिसिट, वो है 31,452 करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि सरकार जितना उधार लेती है, जितना ऋण लेती है, उसी को प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो ये है सरकार का ऋण। क्या है? ऋण। क्लियर? थर्ड है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। 2023-24 की बात कर रहे हैं, तो अनुमानित तो कितना था? 65,082 करोड़ रुपए। कितना है? 65,082 करोड़। और संशोधित अनुमान यानी वास्तविकता में कितना हुआ? 65,580 करोड़। अब देखो, अनुमानित से थोड़ा ज्यादा गया कि नहीं गया? वास्तविकता में वो भी ज्यादा है। और जीडीपी का कितना है? 4.31%। यदि जीडीपी हमारी 100 रुपए है, तो 4.31 रुपए क्या है? राजकोषीय घाटा। अरे समझ गए क्या? कि सरकार अपने कुल खर्चों के लिए, कुल खर्चे जो करती है सरकार, ठीक है, उसमें सरकार की आय तो है, आय के अलावा बाकी बचा वो कहाँ से करेगी? या तो कोई परिसंपत्ति बेचेगी, या ऋण लेगी। तो ऋण तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा और भी जो चीजें करी है सरकार ने, वो सारा मिला के कितना है जीडीपी का? 4.31%। क्लियर? अब आ जाते हैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी चलेंगी। वो मैंने क्या कहा?
ये सबसे लास्ट में बताऊंगा। समझ गए क्या? ये तो सीधा सीधा उसमें है कि आपको पहले आंकड़े बता दूं। अब देखिए, देखो राजकोषीय प्रबंधन है या फिस्कल मैनेजमेंट है, उसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। एक तो सरकार ये बताएगी कि भाई हमारी आय कहाँ कहाँ से है, हमारी इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है। एक ये बताएगी भाई हमारा खर्चा कहाँ कहाँ होता है। तीसरा बताएगी कि भाई हमारी आय कम है, खर्चा ज्यादा है, तो हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। तो घाटे कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया ना, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो तीन चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या, इनकम पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे और डेफिसिट। अब देखिए, राजकोषीय प्रबंधन के तहत सरकार बजट पेश करती है, और बजट जो है ये संविधान में बजट शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना है। संविधान में बजट शब्द नहीं है, संविधान में है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये शब्द ध्यान रखना, प्रीलिम्स टाइप के प्रश्न है। कई बार स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं, सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अरे कहाँ से नहीं आते हैं, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आप सिर्फ पढ़ते समय उसको थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाते। ठीक है ना? अब आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो फिजिकली तो यहाँ हैं, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली अलग अलग जगह पे है। कोई सिटी पार्क में घूम रहा होगा, कोई देख रहा होगा भाई बाहर मौसम बढ़िया है, आप तो जीटी घूमने का मन कर रहा होगा। ठीक है ना? तो इस टाइप मत किया करो। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है आर्टिकल 112 में। कितने में? आर्टिकल 112। और स्टेट गवर्नमेंट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है आर्टिकल 202 में। अब ये है तो पॉलिटिकल साइंस की बात, लेकिन ध्यान रखना इसको यहीं पर। ठीक है ना? पता है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने अब की बार कल परसों आपको बताया था कि मेंस के हिस्ट्री में किसका क्वेश्चन आया था, इकोनॉमी का, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल वगैरह ये पूछा था। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मेन मुद्दा ये है, इसी में दिमाग खप जाएगी आपकी, एनर्जी इसी में खप जाएगी। समझ लो, देखो, बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, दो प्रकार के खाते होते हैं। एक तो होता है कौन सा, रेवेन्यू अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट यानी राजस्व खाता, और कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजीगत खाता। अब रेवेन्यू अकाउंट में दो चीजें होती हैं, कि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों उसमें दर्ज की जाती है। अब खाते आप पढ़ोगे ना अकाउंटिंग ऑडिटिंग में, हाँ तो समझ जाना। तो देखिए, रेवेन्यू इनकम को राजस्व प्राप्तियां या रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी कहते हैं, और राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले समझो कि राजस्व आय क्या है। देखो, आय को प्राप्ति कह रहे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना। यदि यहाँ आप आय पढ़ लो और वहां प्राप्ति आ जाए, या यहाँ प्राप्ति पढ़ लो वहां पे आय आ जाए, एक ही है। प्राप्त करना मतलब आय हो रही है अपनी। ठीक है, तो देखिए, राजस्व प्राप्तियां हैं, न तो देयताओं में वृद्धि हो, न तो क्या हो, देयताओं में वृद्धि। ये देवता नहीं है, ध्यान से समझना, कभी आप इसको देवता समझ लो, देवता नहीं है ये। क्या है? देयता, लाइबिलिटीज, जो आपने लिया है वो देना पड़ेगा। इसको हम देनदारियां भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? देनदारियां। लाइबिलिटी जानते हो ना? हाँ, इस दुनिया में सब कुछ लाइबिलिटी है भी, फ्री में कुछ नहीं मिलता किसी को भी। अगर कोई ये कहे नहीं सर मेरे एक दोस्त है, वो बहुत निस्वार्थ भाव से मेरा दोस्त है, नहीं, उस दोस्ती के लिए आप जो टाइम दे रहे हो, जो एनर्जी दे रहे हो, जो थॉट दे रहे हो, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। तो फ्री में कुछ नहीं मिल रहा आपको, ध्यान से समझना इसको। ना माँ बाप बच्चों को फ्री में पैदा करते हैं, ना बच्चे माँ बाप की फ्री में सेवा करते हैं। ये दुनिया गोल चल रही है। ठीक है, तो यहाँ समझना, ना तो देयताओं में वृद्धि होती है, ना तो लाइबिलिटीज बढ़ती है, और ना एसेट्स यानी परिसंपत्तियां कम होती हैं। अब इसको ध्यान से समझो, ये कौन सी आय है सरकार की, कि वे किसी से उधार नहीं लिया गया है कि इसको वापस देना पड़ेगा, ना कुछ बेचकर इनकम करी है। परिसंपत्ति कम होने का मतलब क्या है?
कि भाई आपके पास 5 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए ले लिए, तो वो इनकम तो है आपकी, लेकिन परिसंपत्ति कम हुई कि नहीं हुई? हुई ना? समझ गए क्या? तो ना तो किसी से उधार लिया है, ना कुछ बेचा है। देसी तरीके से समझो, किताबी भाषा पे जाओगे तो वहां किताबी भाषा याद नहीं आएगी। क्लियर? तो देखिए, न तो देयताओं में वृद्धि है, न परिसंपत्तियों में कमी है। उस आय को क्या कहेंगे? राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए, सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूल करती है। अब यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के तरीके से समझ लो। भाई केंद्र सरकार जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी में सीजीएसटी तो कौन लेती है? केंद्र सरकार। और एसजीएसटी राज्य सरकार। एक आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको वसूली की कौन है? केंद्र सरकार। और डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देगी? राज्य में। अरे समझ गए क्या? तो एक तो गए कर। अब कर में दोनों है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या सेल टैक्स है वो राज्य सरकार का। ठीक है ना? फिर विभिन्न प्रकार के शुल्क। शुल्क का मतलब फीस। अब आप सिटी पार्क में घूमने जाओगे, बाहर टिकट कटानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो वो क्या है? शुल्क। ठीक है ना? आप रोडवेज बस में यात्रा करोगे तो टिकट, आप ट्रेन में यात्रा करोगे तो टिकट। तो विभिन्न प्रकार की क्या है? शुल्क और प्रशुल्क। और विभिन्न प्रकार के जुर्माने। आप बाइक पे बिना हेलमेट के जा रहे हो और कांस्टेबल ने आपको पकड़ लिया और लाओ 500 रुपए, और जुर्माना काट दिया। अब वो 500 रुपए सरकार के खाते में जाएंगे। तो सरकार के पास विभिन्न प्रकार के जुर्माने आते हैं, वो भी एक इनकम है। ठीक है? अब ये क्या वापस देने पड़ेंगे सरकार को कि भाई आज तो आप हमें टैक्स दे दो, 1 साल बाद हम वापस कर देंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना? समझ गए क्या? तो चीजों को आराम आराम से समझो। पीएसयू लाभांश, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सुने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं अपन, जैसे एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। समझ गए क्या? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, शेल है, घेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं, जैसे आजकल इसरो क्या कर रहा है? देश विदेश के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो उससे जो इनकम आ रही है तो इसरो की है। इसरो किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का। समझ गए क्या? अब राज्य सरकार की बात कर लो। राज्य सरकार के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, या पब्लिक सेक्टर क्या है? एंटरप्राइजेज है, उनकी जो इनकम आती है वो सारी किस में आएगी? राजस्व खाते में। ठीक है? सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज। यदि सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसी राज्य को दे रखे हैं, या राज्य सरकार ने किसी दूसरे राज्य को दे रखे हैं, या किसी अन्य को दे रखे हैं, समझ गए क्या? तो उन ऋणों पर जो ब्याज मिलता है वो भी तो एक इनकम है कि नहीं है? समझ गए? फिर प्राप्त अनुदान। यदि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है, या किसी फॉरेन एंटिटी से ग्रांट प्राप्त हो रही है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दिया, सॉफ्ट लोन, जो भाई अनुदान है। देखो लोन होता है एक तो ऋण। ऋण भी 2 प्रकार का है, सॉफ्ट लोन और हार्ड। सॉफ्ट पे कम ब्याज दर है, हार्ड पे ज्यादा है, उसको कॉमर्शियल भी कहते हैं। ठीक है? एक होती है ग्रांट, कि भाई कहीं भूकंप आ गया, हमने 1,000 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई आप थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन कर लेना। तो वो चीजें क्या है? ग्रांट, सहायता। ठीक है ना? तो सहायता वापस थोड़ी देनी पड़ती है, कि आप बीमार हो रहे हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, आपके रिश्तेदार आए सेव लेके और आपको दे दिए कि भाई ठीक हो जाओ तो वापस दे देना, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है? फिर है बिना उत्तराधिकारी संपत्ति। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हजारों करोड़ का मालिक है, 1,000 करोड़ मान लो, 1,000 रुपए मान लो, कुछ भी मान लो, उसके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, कोई आस औलाद नहीं है, कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है, और उसकी मृत्यु हो जाए तो संपत्ति पे कब्जा किसका होगा? सरकार। तो वो भी तो एक इनकम है ना? पहले नहीं था, अब किसका हो गया? सरकार का।
समझ गए कि सारी सारी। अब आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले कि निम्न में से कौन सी एक राजस्व प्राप्ति नहीं है, कर सकते हो। या मेंस में पूछ ले 2 नंबर में कि राजस्व प्राप्तियों को लिखो, लिख दोगे, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं राजस्व व्यय कि इस खाते से सरकार खर्च कहाँ कहाँ कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखो, ना तो देयताओं में कमी होती है, अभी ये जैसे देयताओं में वृद्धि नहीं हो रही थी ना प्राप्त होने से, और परिसंपत्तियों में कमी नहीं हो रही थी, ऐसे ही खर्च करने से आपकी उधारी भी चुकता नहीं होगी और नई संपत्ति भी जनरेट नहीं होगी। दोनों बात समझना। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए ऐसे प्रश्न, तो ये मत बता देना, यही बताना है ऊपर ऊपर वाले। ठीक है ना, कि ना तो देयताओं में कमी हो रही है, ना तो लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा है, और ना एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, राजस्व व्यय। अब इसमें क्या क्या शामिल है, देखो सरकार क्या करती है, उनके जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, उनको सैलरी देती है कि नहीं देती, पेंशन देती है कि नहीं देती, वेतन भत्ते देती है कि नहीं देती, दिल्ली के कामकाज का जो खर्चा है वो देती है कि नहीं देती। यदि किसी डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस वाले ये बोले कि सर हमारे तो डंडे टूट गए सारे, नए डंडे लेके आने हैं, तो डंडे सरकार के पैसे से आएंगे, तनख्वाह से आएंगे, सरकार के पैसे से आएंगे। स्टेशनरी का सामान जो भी इंफ्रा डेवलप होता है वो सारा सारा किसे आएगा, सरकार के पैसे से। तो प्रशासनिक खर्च में सब कुछ आ गया, सैलरी, वेजेज, पेंशन सब आ गई। ठीक है, कर्मचारियों का वेतन आ गया। रक्षा और सुरक्षा, इसको समझ लो थोड़ा सा। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों पे काम करती है, दोनों पे खर्च करती है। जैसे आपने सुना होगा मिलिट्री और पैरामिलिट्री, तो मिलिट्री का काम डिफेंस का है, पैरामिलिट्री का काम सिक्योरिटी का है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी करती है बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी, करती है नहीं करती है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी करती है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में कौन कौन है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है कि नहीं है। कोस्ट गार्ड भी क्या करती है, सिक्योरिटी करती है। जब युद्ध हो जाए तो डिफेंस का काम कौन करती है, मिलिट्री करती है। कितना क्लियर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर में क्या होती है, पैरामिलिट्री होती है। और राज्य सरकार के अंदर में है पुलिस, ये डिफेंस का काम नहीं करती है, ये किसका काम करती है, ओनली सिक्योरिटी का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। डिफेंस की जिम्मेदारी किसकी है, संघ सूची का विषय है रक्षा, ये ध्यान रखना किसका है, 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी, उसमें विषयों का विभाजन किया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे विषय जिसपे कानून केंद्र सरकार बना सकती है, ऐसे विषय जिनके कानून राज्य सरकार बना सकती है, और ऐसे विषय जिनके कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं, वो समवर्ती सूची में आ गए। समझ गए क्या। तो रक्षा किसका है, संघ सूची का, और सुरक्षा दोनों का, ये समवर्ती सूची में। क्लियर है। तो राज्य सरकार क्या करती है, पुलिस है, सीआईडी है, क्राइम ब्रांच है, होम गार्ड्स है, ये सारे के सारे सिक्योरिटी के काम करते हैं। तो समझ गए। ठीक है। फिर ऋणों का ब्याज भुगतान। अब देखो भाई, इसको समझ लो थोड़ा। देखो जो ऋण लिए जाते हैं ना, वो लिया गया ऋण इनकम होती है पूंजीगत। कौन सी इनकम है, कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं उसको, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां। लेकिन ऋणों का भुगतान करते हैं तो वो क्या है, पूंजीगत व्यय। लेकिन यदि हम भुगतान नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का लोन ले रखे हैं, तो ब्याज ब्याज देंगे कि भाई आपने 10 साल का ऋण ले रखा है और प्रति साल आप ब्याज दे रहे हो, तो ब्याज कौन से अकाउंट से जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट से। और किस में गिना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिना जाएगा। अरे समझ गए क्या। तो ऋणों का ब्याज भुगतान। फिर दिया गया अनुदान, यदि सरकार किसी को अनुदान देती है, ग्रांट देती है, तो वो भी इसी अकाउंट से जाएगा, उसको राजस्व व्यय माना जाएगा। ठीक है। लिया गया अनुदान तो किसमें है, इसमें, और दिया गया अनुदान किसमें है, इसमें। ठीक है। जैसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया, तो राज्य सरकार ने इसमें ऐड कर दिया।
राज्य सरकार ने किसी जिले को दे दिया, उसको इसमें ऐड कर दिया कि भाई बांसवाड़ा है, आदिवासी जिला है, गरीब जिला है, उसको दे दो, और खत्म। समझ गए क्या? देखो वो अलग तरीके है। जब आप निधियां पढ़ोगे ना, संचित निधि, आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि से जाती हो, उसमें एक अलग से रखते हैं आकस्मिक। लेकिन देखो आकस्मिक निधि पे वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ना संसद में ना विधानसभा में। तो क्या पता उस समय संसद या विधानसभा नहीं चल रही हो और कोई ऐसी आकस्मिक दुर्घटना घट जाए, जब सरकार को पैसे की जरूरत हो, तो वोटिंग करवाने के लिए कहाँ जाएगी। लेकिन आकस्मिक निधि में जो फंड डालते हैं कि वे 500 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, 10,000 करोड़ की है आकस्मिक निधि, तो उसके लिए वोटिंग होती है। ठीक है ना, वो निधियों के मामला है, वो इसका मामला नहीं है। देखिए अब बात करते हैं पूंजीगत खाते की, कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है, वही दो चीजें हैं, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट को हम क्या कह सकते हैं, आय। क्या कह सकते हैं, आय। या तो देयताओं में वृद्धि हो, इस आय को क्या कहेंगे, या तो आप किसी से उधार लोगे तो ये आय आय हो जाएगी, तो मतलब लिया है तो देना पड़ेगा, तो देनदारियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। तो या तो देयताओं में वृद्धि हो, या आप कोई ना कोई परिसंपत्ति बेचोगे, उससे इनकम हो जाएगी, तो परिसंपत्तियों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दोनों बात समझ गए क्या? या तो देयताओं में वृद्धि हो या परिसंपत्तियों में कमी हो। जैसे लिया गया ऋण, अब ऋण लोगे तो भाई देना पड़ेगा, देयताओं में वृद्धि होगी। ठीक है। विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट सुना होगा आपने। यदि सरकार कहीं निवेश करती है, ठीक है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो फैक्ट्री लगाती है, कोई उद्योग लगाती है, तो वो तो निवेश हो गया। और सरकार उसका पूरा शेयर या कुछ शेयर किसी को बेच दे, प्राइवेट एंटिटी को बेच दे, तो उसका पैसा सरकार को मिलेगा, उसको कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश। दोनों टर्म समझ गए क्या? अभी आजकल चल रहा है ना कि वह सरकार निजीकरण कर रही है, निजीकरण कर रही है, निजीकरण कर रही है, तो निजीकरण का ही एक तरीका है, या तो आप पूरा बेच दो या आप उसका कुछ शेयर बेच दो। एक होता है मोनेटाइजेशन, ये भी समझ लो। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि भाई सरकार अडानी ग्रुप को या अदर ग्रुप को कुछ एंटिटी दे रही है लीज पर, जैसे कोई पोर्ट दे दिया, कोई एयरपोर्ट, जैसे सांगानेर एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के पास है, इसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, इसको विनिवेश नहीं कहते। इसका मतलब ये है कि आप जाओ सरकार के पास कि भैया आपका एक रेलवे स्टेशन है, वो आप मेरे को लीज पर दे दो, मैं आपको इतने रुपए दूंगा, तो तुम क्या करोगे, बोले मैं उसको डेवलप करूंगा, वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा, और उसके पास जो खाली जमीन पड़ी है वहां मैं मेरा मॉल बनाऊंगा, और जो यात्री आएंगे वो उस मॉल से क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, उससे मेरी जो इनकम होगी उसमें से मैं आपको कुछ शेयर दे दूंगा, बात खत्म। अब सरकार के फायदा है नुकसान है, भाई आपका कोई मकान खाली पड़ा है और मैं आपके पास जाऊं कि ये मकान मेरे को किराए पे दे दो, मैं इसमें ये करूंगा, इनकम हो उसमें से आप ले लेना, तो आपके तो फायदा ही है। सही है गलत है, तो इसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन। तो यदि आपको मेंस में पूछ ले या इंटरव्यू में पूछ ले कि प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो तीनों चीज समझ गया क्या? ठीक है ना, ओके। आगे, लिए गए ऋणों की वसूली, दिए गए ऋणों की वसूली। अभी विनिवेश निजीकरण दोनों बता दिए मैंने। अब सरकार ने यदि कोई ऋण दे रखा है उसको वसूल करती है, अब ध्यान से समझना, ये कहा था वो, हाँ, यहाँ तो ऋण ले लिया, लिया गया ऋण, वो इस अकाउंट में गया, ठीक है। सरकार ने कोई ऋण दे रखा था और उसको वापस ले लिया, वो भी इस अकाउंट में। सरकार को ऋण लेती है, वो पैसा भी इस अकाउंट में आएगा, समझ गए। और सरकार ने किसी को ऋण दे रखा था और वो ऋण वापस आ गया है, तो भी इसी अकाउंट में आएगा। ये दोनों अकाउंट ध्यान रखना,
दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पूंजीगत व्यय की। देखो विमुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन का मतलब मुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन का मतलब विमुद्रीकरण। तो मुद्रीकरण तो ये हो गया ना कि भाई आपकी कोई संपत्ति है, उससे कोई इनकम नहीं आ रही और उसे हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो मुद्रीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। भाई एक तो आप किसी चीज को बेच रहे हो, एक आप किसी चीज को लीज पे दे रहे हो, एक आप किसी चीज को किराए पे दे रहे हो। एक तो बेच दिया, पूरा बेच दिया या शेयर दे दिया, 50%, 25%, 30%, और एक आपने किराए पे दे दिया। कई बार नहीं देखा हो कई बिल्डिंग पे अवेलेबल फॉर रेंट एंड लीज। रेंट मतलब मंथली है, लीज मतलब भाई 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ गए क्या? हाँ, यही। अरे राजस्व मतलब ये है कि ये जो इनकम हमें प्राप्त होती है, ध्यान से समझना, इस इनकम में क्या है भाई, ना तो देयताओं में वृद्धि हो रही है, ये हमारी खुद की इनकम है। अब मैं मान लो कहीं काम कर रहा हूँ, उसके बदले में मेरी इनकम आ रही है, तो उससे मेरे को कोई देना थोड़ी है वो वापस में, या मैं कोई चीज बेच के थोड़ी इनकम कर रहा हूँ। अरे समझ गए क्या? तो ऐसी इनकम आती है और ऐसे ही खर्चे आते हैं जिनसे ना तो देयताओं में कमी होती है और ना ही परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। मान लो आप खाने पे खर्च कर रहे हो, अब खाने पे खर्च करने से आपका कर्जा चुक रहा है क्या, या आपकी कोई संपत्ति बढ़ रही हो? नहीं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले दिन कह दिया था कि जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको ये थोड़ा टिपिकल लगता, इसलिए तो हवा नहीं रहता इकोनॉमिक सर्वे सर, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा दो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा दो। इसका हवा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, और मेंस तो पूरा ही इंडिया राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और बजट यही है। इसी में से कुछ जो स्कीम्स वगैरह होती है वो इन्हीं में होती है सारी की सारी। तो इकोनॉमिक सर्वे का हवा इसलिए है क्योंकि आप डेटा रटने बैठोगे ना, तो इतने डेटा हैं, इतने डिजिट हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए क्या? कॉन्सेप्ट समझते गए तो डेटा अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, पूंजीगत व्यय, या तो देयताओं में कमी हो, यानी ऐसा व्यय, यानी आपने किसी का कर्जा चुका दिया तो देनदारियां घटेंगी कि नहीं घटेंगी? भाई आपका ऋण है वो घटेगा, तो देयताओं में या तो कमी हो जाए, या फिर परिसंपत्तियों में वृद्धि हो जाए, या फिर परिसंपत्तियों में वृद्धि हो जाए। तो ये चारों चीजें हैं, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, न न न न, समझ गए क्या? या 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 वर्दी कमी कमी वर्दी, समझ गए क्या? इधर देखो, वर्दी कमी कमी वर्दी, आ जाएगा। पहली बार में नहीं आएगा, लेकिन 1-2 बार रिवाइज करोगे आ जाएगा। तो देखो, लिए गए ऋणों का भुगतान, यदि आप भुगतान कर रहे हो तो देनदारियां कम हो रही है, तो देयताएं कम हो गई नहीं होगी, लाइबिलिटीज कम हुई इतने भी। ठीक है। सामाजिक आर्थिक अवसंरचना में निवेश कर रहे हो आप, बुनियादी संरचना की बात कर रहा हूँ, किसकी? जो लॉन्ग टाइम एसेट्स जनरेट होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने यदि किसी को सब्सिडी दी है, आपने किसी को छात्रवृत्ति दी है, या सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं दे रही है, उससे इंफ्रा डेवलप नहीं होता है, वो भी क्या है, सोशल सर्विस में आएगा, सामाजिक सेवा में आएगा। लेकिन यहाँ मैं इंफ्रा की बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अवसंरचना की बात कर रहा हूँ, या बुनियादी अवसंरचना की बात कर रहा हूँ। जैसे सरकार ने कोई रोड बना दी, अब रोड बना दी, रोड तो कई साल रहेगी ना भाई, सरकार का खर्चा तो हुआ, लेकिन एक रोड तो बन गई है ना कई वर्षों के लिए। सरकार ने एक स्कूल बना दी, एक हॉस्पिटल बना दिया, कॉलेज बना दिया, फिर बंदरगाह बना दिया। तो बंदरगाह बना दिया भाई, सरकार का 10,000 20,000 जो भी करोड़ खर्च हुआ है, उससे लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू आएगा। कोई एयरपोर्ट बनाया हो, एयरपोर्ट पे खर्च किया हो,
सरकार ने हाईवे बनाने के लिए जमीन है वो एक्वायर करी हो, तो जमीन सरकार की हो गई कि नहीं हुई, तो संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। समझ गए क्या भाई। अब किसी का ऋण दोगे तो आपकी देयताएं कम हो जाएंगी, और आप यदि सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रा में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, परिसंपत्ति बढ़ जाएगी। सारा का सारा मेरे हिसाब से समझ गए। लास्ट में पीएसयू लिखा है कि आपने कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनाया है। सरकार बोल रही है हम तो इस चीज की फैक्ट्री खोलेंगे, जैसे अपनी पचपदरा रिफाइनरी है, इसमें 26% राजस्थान सरकार का और 74% एचपीसीएल का है, तो 26% इन्वेस्ट भी तो राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो 26% इन्वेस्ट किया है उसके बदले में लॉन्ग टर्म रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा, इनकम होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इनकम होगी वो तो 26% की अलग होगी, फिर टैक्स मिलेंगे जो अलग। समझ गए क्या, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड भी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब राजस्थान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई राजस्थान में एक तो राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं, किसकी, राजस्व प्राप्तियों की, और एक गैर ऋण साख पूंजीगत प्राप्तियों की। गैर ऋण साख पूंजीगत प्राप्तियों की, गैर ऋण या साख, गैर ऋण या साख जानते हो, नहीं जानते, फिर क्या पढ़े। पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें एक तो ऋण था, और ये बाकी विनिवेश निजीकरण दिए गए ऋणों की वसूली, ये क्या है, ये क्या है, ये अरे गैर ऋण हो गया कि नहीं हो गया। तो पूंजीगत प्राप्ति में दो ही तो चीज हैं, एक तो लिया गया ऋण, एक ऋण की वसूली। तो इसको हटा दो, क्या बचा, विनिवेश निजीकरण से प्राप्त आए, तो गैर ऋण में क्या हो गया, यही हुआ। अभी जब आप इसको पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा अरे यार बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, और जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो इकोनॉमिक्स के आजकल जैसे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन तो ऐसे आने लग गए हैं फॉर्मूला बेस्ड। समझ गए क्या, तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जो रट लिया वो तो ठीक है, और उसी को अप्लाई करके कोई दूसरा दे दिया तो दरअसल ही हो जाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें घबराना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पाकिस्तान की तरह। हाँ, क्योंकि पहली बार में आप कुछ भी पढ़ोगे ना, पहली बार तो अटपटी लगती है। आप जब फर्स्ट टाइम 11th क्लास में आए थे या कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए थे, तो अटपटा लगा कि नहीं लगा, तो धीरे धीरे चीजों की आदत पड़ जाएगी। ठीक है ना, तेरी शादी हो गई तो तू फर्स्ट टाइम ससुराल जाएगा तो तेरे को ऐसा लगेगा यार कहाँ आ गया, पानी की प्यास भी लगेगी तो किसी को कहेगा नहीं, लेकिन 10-15 बार गया तो तू खुद ही पी लेगा यार। समझ गया क्या। हाँ, तो ऐसे ही तो अटपटा लगेगा, तो ये जनरल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो भाई, राजस्व प्राप्तियां 2023-24 की बात करते हैं। अभी 23-24 की अपन बात इसलिए के फाइनल एस्टिमेट इसी के आए, ये वास्तविक अनुमान इसी के हैं। 24-25 तो अभी चल रहा है, ठीक है, उसके फाइनल एस्टिमेट अभी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये आंकड़े भी है ना, ये ऐसे होते हैं कि डिपार्टमेंट से आंकड़े कलेक्ट करना एक महाभारत होती है, आपको पता है ना। हाँ, कोई कह देगा सर वो बिल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, फलाना दिखा, इसलिए सरकार पहले तो अनुमान लगा लेती है, फिर धीरे धीरे फाइनल आंकड़े आते हैं, फिर फाइनल डेटा रिलीज कर देती है। क्लियर। अच्छा, जब जनगणना के आंकड़े आएंगे तो शुरू में एक बार तो सरकार कर देगी रिलीज, फिर कहेगी अंतिम जनगणना के आंकड़े। अंतिम में क्या हो गया भाई, कि उसको प्रोसेस करके और कुछ जो कमियां थी वो दूर कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, तो राजस्थान का रेवेन्यू रिसिप्ट है 2,03,276 करोड़ रुपए। कितना है, 2,03,276 करोड़ रुपए। अब इसमें से क्या क्या है, इसके पार्ट, यानी किस किस चीज से राजस्थान सरकार को कितनी इनकम हुई है। पहला है ओवन टैक्सेस,
सेल्फ ओवन टैक्सेस यानी खुद के जो सरकार कर लगाती है उससे। तो देखिए 94,086 करोड़ रुपए सरकार को, राज्य सरकार को खुद के करों से प्राप्त हुए। कितने? 94,086 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को खुद के लगाए गए करों से इनकम प्राप्त हुई है। पहला समझ गए। अब इसमें कौन कौन से हैं? स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, पहला हो गया। दूसरा हो गया सेल टैक्स, बिक्री कर, जो आप बिक्री करते हो उस पे राज्य बिक्री कर है। ध्यान से समझना, केंद्रीय बिक्री कर तो जीएसटी में गया, ये राज्य बिक्री कर है, ठीक है। फिर स्टेट एक्साइज टैक्स, जिसमें अपने कौन है? कुलभूषण सर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, ये जितने भी आबकारी वाले होते ना, शराब के उत्पादन पे कर लगता है उसमें। स्टाम्प शुल्क, आप कोई भी स्टाम्प लेने जाते हो कचहरी में, आप कोई भी एग्रीमेंट करवाते तो उसका पैसा लेता नहीं लेता, तो आपको लगेगा कि यार ये कागज का ही 500 रुपये ले लिया। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर एक टिकट लगी होती है, वो टिकट सरकार देती है, ठीक है। फिर पंजीकरण, आप कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे हो, रजिस्ट्री करवा रहे हो, जमीन रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो पंजीकृत तो कहते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन को, उसका। फिर विद्युत शुल्क और विद्युत टैक्स, आप बिजली को उपभोग कर रहे हो, बदले में बिल दे रहे हो, लेकिन उसमें टैक्स भी लगता है। और एक वाहन कर, आप कोई गाड़ी वगैरह ला रहे हो तो शुरू में उसमें वाहन कर लग के आता है। टोल टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हीकल टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि इतने रुपए का तो है एक्स शोरूम प्राइस और कितना रुपए का ऑन रोड, सुना होगा ना। हाँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के सब कुछ, ये सारे के सारे किसमें है? राज्य सरकार के स्वयं के टैक्स हैं, इनको माइंड में बैठा लेना। देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा मेरे को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और कोई भाई साहब ये कहे धुरंधर आदमी की मेरे को पता है कि कहाँ से आएगा, तो भैया हम तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, अगरबत्ती जला देंगे, और तो क्या करें। किसी को नहीं पता होता है, अनुमान लगाना आसान होता है, नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ, तो देखो ये लंबा अनुभव है मेरा कोचिंगों का, 2011 से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब तक लगभग ऑफलाइन 25 से 30 हजार बच्चे पढ़ा दिए, मैं ये नहीं करूँगा, आ रहे हैं इसके पढ़ा दिए 25 से 30 हजार, सभी के मिला के, ठीक है ना। तो पहली बात तो मैं शक्ल देखते पहचान जाता हूँ कि किसका क्या होने वाला है, लेकिन वो बताता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये आजकल क्या है, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे नए नए टीचर आ रहे हैं, जो खुद का बेचारे का पता ही नहीं था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर वो आपको आके बताएंगे कि ऐसे सिलेक्शन होगा। इतना आसान था तो भाई आप ही फर्स्ट रैंक लिए आते, इतना ही आसान होता है तो आप ही फर्स्ट रैंक लिए आते। तो टीचर का काम होता है सिर्फ गाइडेंस करना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको ट्रेनिंग देना, बस। बाकी काम आपका खुद का है, ना तो हम प्रीलिम्स में साथ जाएंगे, ना मेंस में साथ जाएंगे, ना इंटरव्यू में साथ जाएंगे। प्रीलिम्स में आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे एबेसेदा वाले, तो आपकी यहाँ की जो सोच है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों स्किल काम आएंगी, कि उन्होंने समस्या भी दे दी, समाधान भी दे दिया। मेंस में आपकी एनालिटिकल और सिंथेटिकल दोनों अप्रोच काम आएंगी, तो ये अप्रोच हम डेवलप करवा सकते हैं कि वे कैसे करते हैं। और इंटरव्यू में तो आपको पता ही है, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी, सबसे पहले तो क्या है? आपकी पर्सनैलिटी। कई ऐसे होते हैं ना कि तेज आवाज में रोने लग जाते हैं कि यार तू क्या आरएस बनेगा, नहीं समझ रहे, तो वो देखते हैं कि भाई ये प्रेशर को कहाँ तक हैंडल करता है, तो इसलिए वो आपको ऐसे ऐसे पर्सन करेंगे कि आप मन ही मन गुस्सा भी आएगा कि उठ के भग जाऊं। अगर आप सही आंसर भी बताओगे तो डिनाई करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, सोचो और सोचो। फिर आप सोचिए, आपको खुद को ऐसे लगेगा, सेल्फ डाउट कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो अब हम कहीं साथ नहीं जाएंगे भाई, कोई नहीं जाएगा, इसलिए खुद को डेवलप आपको खुद को ही करना है।
आपके थॉट भी, आपके ओपिनियन भी, आपकी अप्रोच भी, आपकी इंफॉर्मेशन भी। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कर भिन्न राजस्व। अब कर भिन्न राजस्व कौन सी है? जो कर के अलावा अन्य जो भी राजस्व प्राप्त हो रहे हैं। अब कर के अलावा याद कर लो, मैंने बताया था ना कि सरकार की कोई एंटिटी हो, पीएसयू हो, जो भी हो, खनन से प्राप्त हो रहा हो, पेट्रोलियम से प्राप्त, सबके सब इसमें शामिल हैं। वो कितनी है? 18,680 करोड़। क्लियर है? क्या क्या है देख लो। अब आगे देखते हैं केंद्रीय करों में हिस्सा। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स लेती है, तो आपने देखा होगा कि भाई एक तो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स में लगते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एक जो सेंट्रल जीएसटी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सीजीएसटी। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों का हिस्सा देती है अपना अपना, जिन जिन राज्यों से प्राप्त हुआ है ना, वहां से, यानी राजस्थान का कोई व्यक्ति है उसे इनकम टैक्स मिला है सरकार को, अब उस इनकम टैक्स में से केंद्र सरकार कुछ रख लेगी, बाकी का राज्य को दे देगी। ठीक है क्या? वो कितना है? 68,063 करोड़ रुपए। क्लियर? चौथा है केंद्रीय सहायता, सेंट्रल ग्रांट, कि केंद्र सरकार जो, राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है, इस नाते राजस्थान में कई प्रकार की योजनाएं चलाने के लिए सहायता भी देती है। जैसे अभी ये समझो आप, ईआरसीपी का मुद्दा चल रहा था, तो गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये कहते थे ना कि भाई भाजपा सरकार, केंद्रीय सरकार हमें नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, अनुदान नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार भी देती है अनुदान विभिन्न प्रकार की आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रल ग्रांट, केंद्रीय सहायता। ये है 22,447 करोड़ रुपए। अलग अलग, हर स्टेट का सेम कैसे रहेगा? जब स्टेट ही सेम नहीं है तो स्टेट का सेम कैसे रहेगा? इसका जो वित्त आयोग है वो बताता है, इसमें 4-5 चीजें होती हैं, वित्त आयोग रिकमेंड करता है। जैसे राज्य वित्त आयोग रिकमेंड करता है कि वे पंचायतों को, नगर पालिकाओं को कितना कितना देना है, ऐसे केंद्रीय वित्त आयोग रिकमेंड करता है कि राज्य को कितना कितना देना। समझ गए क्या? हाँ। आगे देखिए भाई, अब कुल प्राप्तियां में क्या और क्या जाएगा? गैर ऋण साख पूंजीगत प्राप्तियां। अब गैर ऋण के अलावा क्या बता दिया मैंने? विनिवेश निजीकरण से प्राप्त जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो आ जाएंगी। ऋण या साख, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। डेट क्या होता है? डेट। ये डेप्ट नहीं है, डेट है। डेट यानी ऋण, डेट भी नहीं है, डेट। ठीक है। तो गैर ऋण, नॉन डेट कौन सी प्राप्तियां हैं? कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, या नॉन डेट कैपिटल इनकम भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि ऋणों को हटा दो और बाकी की सारी शामिल कर दो। तो ये कितनी है? 419 करोड़ रुपए। और दोनों को मिलाते अपन, किसको? राजस्व प्राप्तियों को और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को। तो राजस्व प्राप्तियां कितनी थी? 2,03,276। ठीक है भाई। अरे नहीं, ये तो टोटल हो गया, ये तो कुल प्राप्तियां होगी 2,03,695। और वो राजस्व प्राप्ति कितनी होगी? 2,03,676, तो ये हो गई। और पूंजीगत, गैर ऋण पूंजीगत कितनी होगी? 419। दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है? 2,03,695 करोड़ रुपए। क्लियर? देखो एग्जाम में ये डेटा आने के चांस बहुत कम होते हैं। डेटा में क्या पूछता है कि भाई इसमें कितनी वृद्धि हुई, राजस्थान में कुल कितने पशु हैं भारत के, जिसमें गायों का कितना परसेंट, ऐसे ऐसे। जहां जहां फिल्म्स में आने की संभावना है वहां वहां मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा था? हार्ड वर्क तो करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे आप, तो आप जो ट्रेंड देखोगे ना, ट्रेंड, उस ट्रेंड के आसपास ही तैयारी करनी है। अब आपको सब ट्रेंड से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो मैंने पहले बता दिया 150 क्वेश्चन सही नहीं करने। 150 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। कभी ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में प्रीलिम्स में फेल होके बैठ जाओ तो सीधी 2 साल की ठुकेगी भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, 2,69,275 करोड़ रुपए, 2023-24 का। अब इसमें से राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत परिव्यय कितना है, परिव्यय मैं बताऊंगा, ऋण काट देते हैं तो परिव्यय बन जाता है। और उधार या अग्रिम एडवांस कितने हैं, देखिए राजस्व व्यय है 2,42,231 करोड़, और इसमें से ब्याज भुगतान कितना है, 34,128 करोड़, ब्याज भी दे दिया, इसमें से ही है ये शामिल। क्लियर है। देखिए पूंजीगत परिव्यय, परिव्यय देखो आउटले कहते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं है, ध्यान से समझना, ऋण हटा देते हैं इसमें, ठीक है। तो वो कितना है, 26,646 करोड़ रुपए। और भैया उधार यानी लोन और एडवांस कितना है, 398 करोड़ रुपए। अब ये लोन लिया नहीं गया है, ये दिया गया है, एडवांस दिया गया है, अग्रिम दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, व्यय की बात कर रहे हैं, आय की बात नहीं कर रहे। क्लियर। चलो तो राजस्व व्यय सेक्टर वाइज देखते हैं भाई। देखो कुल राजस्व व्यय तो कितना था, 2,42,231 करोड़। अब सेक्टर वाइज देखते हैं कि भाई जनरल सर्विसेज में कितना है, सोशल सर्विसेज में कितना है, और इकोनॉमिक सर्विसेज में कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल सर्विसेज में, इसमें अनुदान यानी ग्रांट्स और अंशदान कंट्रीब्यूशन दोनों शामिल है, ध्यान रखना। 77,678 करोड़ रुपए है, और कुल राजस्व व्यय का 32.07% कितना है, 77,678 करोड़, और कुल राजस्व व्यय का इसका कितना है, 32.07%। अब ये सामान्य सेवाओं में क्या क्या शामिल है, मैंने बता दिया था आपको कि कर्मचारियों की सैलरी, वेजेज यानी मजदूरी, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, विभिन्न डिपार्टमेंट है उनके प्रशासनिक खर्च इसमें शामिल होते हैं। ये सामान्य सेवाएं हैं, ये सरकार को करने ही पड़ते हैं, वरना फिर तो सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर देंगे कि हमारे 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। क्लियर है। फिर है सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज पे 1,01,884 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो राजस्व व्यय का 42.06% है, और ये सर्वाधिक है। क्या है भैया, सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फर्स्ट पे ये है, दूसरे पे ये है, और तीसरे पे ये है, तीनों सेवाओं के बारे में यदि पूछे तो। क्लियर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है सामाजिक सेवाओं में, देखो एजुकेशन पे सरकार खर्च कर रही है कि भाई बच्चों की कम फीस ले रही है, लेकिन टीचर्स को तो पूरी सैलरी देनी पड़ रही है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दे रही है, निःशुल्क किताबें दे रही है, तो एजुकेशन पे खर्च हो रहा नहीं हो रहा, साइकिल दे रही है, स्कूटी दे रही है, ठीक है। हेल्थ पे विभिन्न प्रकार की हेल्थ स्कीम्स चल रही है, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री ये जन आधार कार्ड वाली है, ठीक है, आयुष्मान भारत वगैरह की जितनी भी योजनाएं हैं सारी की सारी। फिर न्यूट्रिशंस देती है विभिन्न प्रकार के, आपने सुना होगा कि वे माता के लिए, बच्चे के लिए विभिन्न प्रकार के आहार उपलब्ध करवाती है, पोषक आहार, ठीक है ना। इस सैनिटेशन स्वच्छता के लिए सरकार खर्च करती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, शौचालय वगैरह बनाए तो उसके पैसे लगे कि नहीं लगे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए, अब ये राम जल सेतु योजना किसके लिए है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है ना। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसको राम जल सेतु परियोजना नाम दे दिया गया, ये ध्यान रखना आपको। फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अब शहरों में सौंदर्यकरण के लिए काम करते हैं, कि विभिन्न प्रकार के पार्क वगैरह डेवलप करते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के सर्किल वगैरह, तो अर्बन डेवलपमेंट करते हैं, अर्बन प्लानिंग करते हैं। और एक है हाउसिंग के लिए, निःशुल्क आवास योजना के तहत जो लोगों को घर वगैरह उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो लोग कौन है, समाज के लोग,
तो सामाजिक सेवा समझ गए क्या? कि थर्ड है इकोनॉमिक सर्विसेज, आर्थिक सेवाएं, 62,669 करोड़ रुपए, और ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 25.87% कितना है? 25.87% है। ठीक है। अब देखो ये कथन कारण में भी आ सकता है कि वह सर्वाधिक खर्चा सामान्य सेवाओं पे होता है, तो ये कथन सही है क्या? गलत। सर्वाधिक किसमें होता है? सामाजिक सेवाओं पे। ठीक है। अब इसमें आर्थिक सेवाओं में क्या क्या है? वो ऐसी सेवाएं हैं जिससे अर्थ जनरेट हो, पैसा जनरेट हो। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपने खर्च किया, ध्यान से समझना। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप किसानों को क्या दे रहे हो? पेंशन दे रहे हो, वो नहीं है। आप सब्सिडी दे रहे हो, या आप कोई यंत्र मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहे हो, ऐसी चीजों पे। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे खर्च करते हैं। इंडस्ट्री हो, कई उद्योगों को सस्ती जमीन उपलब्ध करवाई जाती है, सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। समझ गए क्या? विभिन्न प्रकार के टैक्स में छूट दी जाती है, कई प्रकार की सहूलियत दी जाती है। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो एक्सपेंडिचर होता है वो इकोनॉमिक सर्विसेज में इंक्लूड होता है। ये जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स, यही कीवर्ड्स काम आएंगे आपके, हर आंसर में काम आएंगे। आप एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दो, हर जगह काम आएंगे। सोशियोलॉजी में काम आएंगे, एथिक्स में काम आएंगे, पबैड में काम आएंगे, पॉलिटिकल साइंस में काम आएंगे, ज्योग्राफी में भी कई टॉपिक है जहां काम आएंगे, निबंध में काम आएंगे। यही कीवर्ड्स हैं जो काम आएंगे। क्लियर? स्कीम वार परिवर्तित आय। अब देखो भाई, स्कीम वार देखते हैं अपन। आय व्यय परिव्यय 2024-25 का सरकार ने आर्थिक समीक्षा 2024-25 में, 2023 के तो फाइनल एस्टीमेट थे, तो 2024-25 के कैसे थे? 2024-25 के अनुमानित थे। कैसे थे? अनुमानित। तो उसे सरकार ने क्या कहा है कि भाई जो टोटल व्यय हो रहा है अपना, उसमें कौन से स्कीम में कितना कितना व्यय हो रहा है। तो सबसे पहला देखते हैं भाई, सबसे पहला है अपना कौन सा? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। अब इसमें देखिए ग्रीन आपको दिख रहा है, 54.79% पहले स्थान पे यही है। क्लियर? मैं इसको दूसरे कलर में ले लेता हूँ। ठीक है। फिर दूसरा है, वो है प्यारे बच्चों ऊर्जा, एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी है या क्लीन एनर्जी है, उसके ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं वो राजस्थान ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है। तो दूसरे स्थान पे कौन सा आ गया? एनर्जी, जो आपको ये स्काई ब्लू दिख रहा है, 14.13%, ये दूसरे स्थान। तो हो गए। ठीक है। तीसरा जो है वो है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, 9.65%, ये तीसरे स्थान पे ग्रामीण विकास। और चौथे स्थान पे है प्यारे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, जो रोड वगैरह, गांव में रोड वगैरह बन रहे हैं। एनएचआई तो बनाता है कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो नेशनल हाईवे वगैरह बनाते हैं। स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड या रूरल रोड, ये केंद्र सरकार भी बनाती है, रूरल और राज्य सरकार है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो किसकी है? केंद्र सरकार की है। और राज्य सरकार की बनाती है। ठीक है। जैसे राजस्थान गौरव पथ योजना है, कौन बना रहा है? राज्य सरकार बना रही है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो रहा है। ठीक है। चौथे स्थान पे तो ये कौन सा है? ये वाला, 6.38%। पांचवें स्थान पे है, वो है अपना कौन सा? कृषि व अलाइड सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, यानी कृषि एवं संबंध सेवाएं। अब एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज में क्या क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, एंड फिशरीज है। ये ध्यान रखना आपको। भाई फसल उत्पादन तो है ही, साथ ही साथ पशुपालन भी है, वानिकी भी है, और मत्स्य पालन भी है। ये चारों इसमें शामिल हो जाती है। क्लियर? ठीक है। अब इसका कितना है? 5.84%, ये पांचवें स्थान। ठीक है।
फिर छठे स्थान पे आता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। ठीक है, ये नहर वगैरह बन रही है। ठीक है, देखो पेयजल की बात है, लेकिन सिंचाई भी तो होती है, समझ गए क्या? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, सिद्धमुख नौहर नहर है, या नर्मदा नहर है, बीसलपुर डैम है। तो इससे पेयजल भी उपलब्ध हो रहा है, और कुछ टोंक में अजमेर में सिंचाई भी होती है। समझ गए क्या? तो सिंचाई एंड फ्लड कंट्रोल छठे स्थान पे है, और इसमें कितना है, 3.54% योगदान है कुल व्यय का। 3.54% इस पे खर्च किया जाता है। सातवें पे है अपना कौन सा, सामान्य सेवाएं। अब सामान्य सेवाएं मैंने आपको बता दी थी, सैलरीज पेंशन वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर है वो सारा का सारा इसमें शामिल है। तो इसमें कौन सा जाएगा सामान्य सेवाओं में अपना, किधर गया, 2.25%। फिर आठवां है अपना कौन सा, आर्थिक सेवाएं। अब आर्थिक सेवाओं में कौन सा जाएगा अपना, 2.21%। फिर नौवा है अपना उद्योग व खनिज, और उद्योग और खनिज में कितना है अपना, 1.05%। फिर दसवां है अपना विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम। ये विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम जानते हो क्या, मगरा विकास कार्यक्रम, डांग विकास कार्यक्रम, सुना है ना, मरु विकास कार्यक्रम, ये विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तो इनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो है कितना अपना, 0.15%। और लास्ट में अपना वैज्ञानिक सेवाएं व अनुसंधान, इस पे खर्च किया जाता है कितना अपना, 0.01%। टॉप के चार याद रखने हैं, चार तो रखने ही रखने हैं, मेरी तरफ से सारे रखो, लेकिन चार तो रखने ही रखने हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आ जाता है। या तो आपको एक तरफ ये चार सेवाएं देगा, एक तरफ परसेंटेज देगा, फिर बोलेगा भाई मिलान करो कौन से में कितना परसेंट। ठीक है ना, ये सीधा सीधा पूछ लेगा भाई कौन से में सर्वाधिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो सामाजिक और सामुदायिक सेवा। क्लियर? ठीक है। घाटा, डेफिसिट, कौन कौन से डेफिसिट है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में यही है, इसको समझ लो भाई। इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि चार प्रकार के घाटे हैं। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा है फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। और चौथा है इफेक्टिव प्राइमरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा। ये चार प्रकार के घाटे हैं। सबसे पहले राजस्व घाटा देखते हैं, इसको शॉर्ट में आरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये राजस्व घाटा है क्या, यदि कुल राजस्व व्यय में कुल राजस्व प्राप्तियां या आय हम घटा दें, यानी सरकार का जो टोटल खर्चा है उसमें से टोटल इनकम हम घटा दें, तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। कौन सा? राजस्व आय, राजस्व व्यय की बात की जा रही। मान लीजिए राजस्व व्यय है अपना 100 रुपए और राजस्व आय है अपनी 90, तो 10 रुपए का क्या हो गया, राजस्व घाटा हो गया। समझ गए क्या? सिर्फ राजस्व की, कुल की बात नहीं, सिर्फ राजस्व की बात है। क्लियर है? राजस्व घाटा समझ गए क्या? ठीक है। अब है राजकोषीय घाटा या एफडी की बात करते हैं। तो भैया इसमें है कुल व्यय, टोटल खर्चा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दोनों ही इसमें शामिल हैं। क्लियर? अब देखो इसमें से क्या माइनस करना है, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। जो हमने उधार लिया है उसको तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो देना पड़ेगा। इसको छोड़कर जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो हम क्या कर देंगे, माइनस। अर्थात यानी कि लिया गया ऋण ही राजकोषीय घाटा है। समझ में आया कि नहीं है?
अरे मान लो कुल व्यय तो हो गया अपना 500 रुपए, ये मान के चलो। अब इसमें उधार को छोड़कर ये मान के लीजिए हमारी कुल प्राप्तियां हैं 470 रुपए। तो हमने उधार कितना लिया है? 30 रुपए लिया है ना। अरे भाई बजट को तो पूरा करना है ना। भाई मान लो सरकार को ये लगे, मेरे को लगे कि यार मेरी 1 साल का खर्चा 5 लाख है और मेरे पास 4.5 लाख रुपए ही है, तो बाकी के 50,000 मैं कहाँ से लाऊंगा? या तो मैं किसी से उधार लूंगा, किसी व्यक्ति से लूंगा, बैंक से लूंगा, कहीं से भी लूंगा, या मैं अपना कुछ बेचूंगा। तीसरा रास्ता कौन सा है? कोई नहीं है, तो मेरी इनकम ही इतनी है। समझ गए क्या? तो यदि मैं ये कहूं कि भाई सरकार का व्यय तो इतना है और इनकम इतनी है, तो बाकी का 30 रुपए सरकार कहाँ से लाएगी? उधार से, ऋण से। तो वही क्या है? राजकोषीय घाटा है। अब इसको ऐसे समझ लो, कुल व्यय 500 है, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां 470 है, तो क्या बन गया? राजस्व घाटा। अगर 470 निकाल देंगे, बाकी 30 रुपए क्या है? ऋण है। तो ऋण के बराबर ही क्या है? राजकोषीय घाटा है। ठीक है, आगे देखिए। और कौन सा बन सकता है? भाई कुल व्यय का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि कुल व्यय में दो व्यय है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो ये तो कुल व्यय होगा। सरकार दो प्रकार से खर्च करती है, जो राजस्व व्यय है और एक पूंजीगत व्यय है, तो दोनों को मिला क्या कह देंगे? कुल व्यय। ठीक है, माइनस में राजस्व प्राप्तियां और उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि उधार किस में था? पूंजीगत प्राप्तियों में था। उधार को हमने छोड़ दिया, राजस्व प्राप्तियों को पूरा ले लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। उधार मान लो वही 30 रुपए छोड़ दो आप। समझ गए? देखो ऐसे समझो कि खर्च है मान लो 500 रुपए, वे प्राप्तियां हैं 470 रुपए। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें से 200 रुपए तो थे अपने किसके? राजस्व आय के या राजस्व प्राप्ति के, और 270 रुपए थे पूंजीगत प्राप्ति के। लेकिन हमने उधार छोड़ दिया है 30 रुपए। अब समझ गए होंगे? क्लियर है? ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय दोनों को तो जोड़ देंगे, कुल व्यय हो गया, माइनस राजस्व प्राप्तियां आ गई, विनिवेश प्राप्तियां आ गई। भाई पूंजीगत प्राप्तियों में क्या था? उधार और विनिवेश और निजीकरण, ये तो था। ये तो ऋण लेंगे या विनिवेश निजीकरण करेंगे, दो प्रकार से होगी। तो विनिवेश को भी हमने शामिल कर दिया, प्लस ऋणों की वसूली। याद है ना? ऊपर ऊपर तो क्या था? लिया गया ऋण, विनिवेश, निजीकरण, और नीचे नीचे था दिए गए ऋणों की वसूली। अब ऋण, लिए गए ऋण की बात हो रही है कि यहाँ पे नहीं हो रही है, तो वही क्या है? अब फॉर्मूला कुछ भी आ जाए, राजस्व राजकोषीय घाटा है। और हर दूसरे तीसरे आर एस फ्री में आ जाता है। अब पिछले पेपर देखोगे ना, हर, ये तो एक छोड़ के एक आर एस में आ जाएगा, ये घाटे वाला पर्सन आ ही जाता है। आप 1 साल के 10 एग्जाम उठाओगे ना, तो 7-8 में इसका पर्सन मिल ही जाएगा किसी भी चीज का। ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या है? भाई राजकोषीय घाटे में से यदि ब्याज का भुगतान हम निकाल देते हैं, किसमें से निकालेंगे? कि हमने जो ऋण लिया है, कई बार सरकार ब्याज चुकाने के लिए ऋण लेती है, कि सरकार ने मान लो 30 रुपए का ऋण लिया है, अब 30 रुपए में से 10 रुपए ब्याज था, तो 20 रुपए बच गए। तो 20 रुपए क्या है? प्राथमिक घाटा है। समझ गए क्या? तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान कर देते हैं, तो वो क्या है? प्राथमिक घाटा। अब लास्ट है प्रभावी राजस्व घाटा, ERD। राज्य सरकार पे लागू नहीं होता, केंद्र सरकार पे होता है। राजस्व घाटा माइनस योजनागत व्यय या पूंजीगत निर्माण व्यय, ये क्या है? कि मान लो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई ग्रांट दी है, कोई अनुदान दिया है, और केंद्र सरकार ने जो ग्रांट दिया है उससे राज्य सरकार
कोई स्थायी परिसंपत्ति निर्माण कर लेती है। अरे ऐसे मान लो कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, किसके? शिक्षा के लिए, कि भाई राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, तो हम शिक्षा के लिए अनुदान दे 1000 करोड़, और उसे राजस्थान सरकार ने 500 स्कूल बना दी। तो स्थायी परिसंपत्ति हुई कि नहीं हुई? समझ गए क्या? तो वो क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा। क्लियर है? देखो, टर्मिनोलॉजी ज्यादा हो गई, दिमाग बोर हो गया आपका, इसलिए आज के टॉपिक में इतना ही है। कल इसके आगे की बात करते हैं, जो बैंक इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात है, बैंकिंग से रिलेटेड बात है, फर्स्ट टॉपिक की। धीरे 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 ऐसे करेंगे अपन। ये फर्स्ट टॉपिक ही आपको परेशान करेगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह इतना परेशान नहीं कर, क्योंकि उसमें योजनाएं आ जाएंगी। इसमें योजनाएं नहीं, इसमें शब्द भी ऐसे हैं जो आपको थोड़े से अटपटे लगते हैं। इसलिए जो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप एक बार देख लेना, ताकि और चीजें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कल पर मत छोड़ना कि एग्जाम आएगा जब देख लूंगा, नहीं नहीं, तब तक तो बहुत विषय हो जाएंगे, बहुत से टॉपिक हो जाएंगे। अगर एक एक टॉपिक को आज क्लियर करते चलोगे तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है।